में हम महात्मा ज्योतिबा राव फुले द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी का परिच्छेद 12वां करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है ईमानदार ब्राह्मण कुलकर्णी। यूरोपियन लोगों ने उपनिवेशों की आवश्यकता, शिक्षा विभाग के मुंह पर काला धब्बा, यूरोपियन कर्मचारियों का दिमाग कुंठाग्रस्त क्यों होता है आदि के संबंध में। तो गुलामगिरी पुस्तक का 12वां परिच्छेद हम करने वाले हैं। शुरू करते हैं। परिच्छेद 12। दौड़ीराव तात, लेकिन आपने पहले कहा था कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें ब्राह्मण न हो, फिर चाहे वह सरकारी विभाग हो या गैर सरकारी, और इन सब में मुखिया ब्राह्मण कौन है? ज्योतिबा राव फुले बोलते हैं कि ये सरकारी पटवारी वतनदार ब्राह्मण कुलकर्णी हैं और इनकी जालसाजी के बारे में अधिकांश दयालु यूरोपियन कलेक्टरों को पूरी जानकारी है। इसलिए जब उसको अज्ञानी शूद्रों पर दया आई तो उन्होंने सरकार को रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट भेज करके सभी कानूनों के द्वारा कुलकर्णियों के कदम कदम पर बंधनों में बांधने की कोशिश की। उनको कानूनों के माध्यम से नियंत्रित रख करके उनके अनियंत्रित व्यवहार को नियंत्रित किया गया। फिर भी इन कलम कसाइयों का उनके मतलबी धर्म से शूद्रों के संबंध में होने की वजह से शूद्रों पर प्रभाव था। इसलिए शैतान की तरह अपने स्वार्थी झूठे धर्म की छत्र छाया में खुले रूप में चौपाल में बैठकर उस बलि राजा के विचारों की आलोचना करके बेचारे अनपढ़ शूद्रों के मन को तो क्या वे दूषित नहीं करते होंगे? अगर ऐसा ना कहें तो शूद्रों को तो बिल्कुल भी न लिखना आता और न ही पढ़ना, फिर वे किस वजह से या किस कारण सरकार से इतनी नफरत करने लगे हैं? इसके बारे में यदि तुम्हें कुछ अन्य कारण मालूम हो तो मुझे जरा समझा दो। इतना ही नहीं तो वे लोग मौका देखकर उसी चौपाल में बैठ करके किसी गैर वाजबी सरकारी कानून को लेकर के उस पर कई तरह के पैने कुतर्क नहीं देते होंगे। और शूद्रों को सरकार से नफरत करनी चाहिए, इसलिए उनको क्या चोरी चोरी पाठ में नहीं पढ़ाते होंगे और उनका एक शब्द भी अपनी सजग सरकार के कान में डाल देने के लिए शूद्र लोग क्या कंपाते नहीं होंगे। क्योंकि सभी ऊपरी दफ्तरों के कर्मचारी ब्राह्मण जाति के हैं, इसलिए अब तो अपनी सरकार को संभालना चाहिए। सबसे पहले हर एक गांव में इनाम देकर उन्हें उपदेशकों का काम सौंप देना चाहिए। साथ में यह हिदायत भी दी कि वे उस गांव की हकीकत के बारे में करीब करीब साल में एक रिपोर्ट सरकार को भेजते रहें। यदि इसके अनुकूल कानून बनवाकर बंदोबस्त किया गया तब आगे किसी समय नाना पेशवा जैसे ब्राह्मण को पुनः जब किसी पीर ने मिन्नत मांगी या उससे किसी शिवलिंग की यात्रा करके उसके द्वारा रसीला भोजन खिलाने की बजाय चमत्कारी ढंग से तैयार की गई रोटियां निश्चित समय पर गांव-गांव में एक साथ पहुंचाकर वह प्रसाद अनपढ़ शूद्रों को खिलाकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह करवाने की बात सूझी तो इन पटवारी वतनदार कुलकर्णियों की एकता बिल्कुल किसी काम नहीं आएगी। इसी तरह किए बगैर सभी अनपढ़ शूद्रों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उनके पांव उस धरती पर नहीं टिके रहेंगे। इतना ही नहीं, जब ये यूरोपियन उपदेशक सभी शूद्रों को सही ज्ञान देंगे और उनकी आंखें खोल देंगे, तब ये लोग इन ग्राम राक्षसों के नजदीक में खड़े नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार को अपने ग्राम कर्मचारी, नौकर, पटेल, चौधरी से लेकर कुलकर्णियों तक के काम की परीक्षा लेनी चाहिए और इस तरह के महत्वपूर्ण कामों को एक ही जाति या विशिष्ट जाति के लोगों के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि फौज की तरह इस काम में कुछ विशेष अधिकार की बात पैदा नहीं होगी, बल्कि उसका पूरी तरह से बंदोबस्त हो जाएगा और सभी लोगों के पढ़ने लिखने की इच्छा अपने आप ही पैदा होगी। यदि आवश्यकता हो तो सारी हमारी दयालु सरकार को चाहिए कि शिक्षा विभाग का फिजूल खर्च एकदम बंद कर दे और यह सारा पैसा कलेक्टर के खाते में जमा कर देना चाहिए। फिर एक यूरोपियन कलेक्टर की ओर से जारविस साहब की तरह किसी भी प्रकार का पक्षपात न करते हुए सभी जाति के होशियार छात्रों में से कुछ छात्रों का चुनाव करके उनको केवल रूखा सूखा खाना और छोटे मोटे कपड़ों की व्यवस्था करके उनके लिए हर कलेक्टर के साहब के बंगले के करीब पाठशाला चलानी चाहिए और उन छात्रों को पटेल, कुलकर्णी, पंतोजी, पटवारी, पुलिस, पटेल, ग्राम सेवक के नाम की ट्रेनिंग दे करके फिर परीक्षा लेकर इस तरह के काम को सौंप देने चाहिए।
इसका परिणाम यह होगा कि ये लोग सभी कुलकर्णियों की एकता के लिए बदनाम नाना पैसवे जैसे ब्राह्मणों के काम नहीं आएंगे, बल्कि जो लोग अज्ञानी शूद्रों को फंसाकर उनके खेत हड़पते होंगे और उन लोगों से हर तरह के झगड़े फसाद करवाते होंगे, उनको वैसा करने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। आज तक लाखों रुपया शिक्षा विभाग के माध्यम से खर्च हुआ है, फिर भी उससे शूद्र समाज की संख्या की तुलना में उनमें विद्वानों की संख्या नहीं बढ़ सकी। इतना ही नहीं, महार, मातंग, चमार आदि जातियों में से एक भी पढ़ा लिखा कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा। फिर यहाँ पर MA BA पढ़े लिखे लोग दवा के लिए भी नहीं मिलेंगे। अरे रे, इतनी इस सरकार के इतने विशाल शिक्षा विभाग के गोरे चेहरे पर इन काले मुंह वाले ब्राह्मण पंडितों ने यह कितना बड़ा काला दाग लगाया है। अरे, यह कड़वे करेले हमारी सरकार ने इतने घी में तल करके शक्कर में घोल कर पकाए, फिर भी उन्होंने अपने जाति स्वभाव नहीं छोड़ा और अंत में वे कड़वे करेले की तरह कड़वे ही रहे। दौड़ीराव: तात, आपका कहना सही है, लेकिन ये कुलकर्णी अनपढ़ शूद्रों की भूमि को किस प्रकार का फांसा डालकर हड़पते होंगे? तो ज्योतिबा राव कहते हैं कि जिन शूद्रों को पढ़ना लिखना बिल्कुल ही नहीं आता, ऐसे अनपढ़ शूद्रों को ये कुलकर्णी खोजते रहते हैं और फिर स्वयं उनके साहूकार होकर के वे उनसे जब जगह जगह गिरवी खाता लिखवा लेते हैं, उस समय से अपनी जाति के अर्जिन वीस से मेल मिलाप करके उनमें एक तरह की शर्तें लिखवा लेते हैं और उन शूद्र किसानों के खिलाफ होकर इस कुलकर्णी साहूकार के फायदे की होती है। फिर जो शर्तें लिखी जाती है उनको न पढ़ते हुए गलत सलती बात पढ़ाकर सुनाई जाती है। फिर उस कागज पर उनके हाथ के अंगूठे के निशान लगाकर अपना वही खाता पूरा कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जालसाजी से उन शूद्रों की जमीन जायदाद लिखी गई शर्तों के अनुसार हड़पते होंगे कि नहीं? दौंडीराव: तात, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये लोग जाति से ही कलम कसाई है, लेकिन ये लोग अनपढ़ शूद्रों में किस प्रकार के झगड़े पैदा करते होंगे? ज्योतिबा राव: खेती बाड़ी, जमीन जायदाद आदि के संबंध में, सन त्योहार, पोला आदि में और होली के दिन होली के बांस को पहले पूरी आदि को कौन बांधेगा, इस संबंध में शूद्रों के आपस में जो झगड़े फसाद होते हैं, इनमें ब्राह्मण कुलकर्णियों का हाथ नहीं होता है। वे लोग इन झगड़े फसादों को करवाने में जिम्मेदार नहीं होते हैं। इस तरह के कुछ उदाहरण कुछ तुम वास्तव में दिखा पाओगे? तो दौंडीराव कहते हैं, तात, आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन शूद्रों के आपस में इस तरह के झगड़े फसाद करवाने में इन ब्राह्मण कुलकर्णी आदि कलम कसाइयों को क्या मिलता होगा? तो ज्योतिबा राव कहते हैं, अरे, जब कई घरंदाज अनपढ़ शूद्रों के घराने मन ही मन द्वेष की अग्नि में जलकर आपस में एक दूसरे से लड़ते होंगे, तब अंदर ही अंदर इन कलम कसाइयों सहित अन्य ब्राह्मण कर्मचारियों के घर इस आग में तपते तपते जलकर क्या नष्ट नहीं होंगे? अरे, इन कलम कसाइयों के नादरशाही की वजह से स्थानीय फौजीदार और दीवानी विभाग का खर्च बेहद बढ़ गया है और वहाँ के अधिकांश कर्मचारी मामलेदार से लेकर के ग्राम सेवक तक अपने सभी तत्सवितुर भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इस असली गायत्री मंत्र से बेईमानी करते हैं। इसके संबंध में चीरी मिरी देव इस यवनी यानी विदेशी गायत्री का उपदेश उन पवित्र पुरोहितों को के अपनाने की वजह से ब्राह्मण वकीलों की दलाली काफी बढ़ गई है। फिर यह बताओ कि वे बड़ी बड़ी कोर्ट कचहरियों में बैठकर जोर जोर से हंसी के फव्वारे छोड़ते हुए घूमते हैं कि नहीं? इसके अलावा मुंसिफ नवाब के सरंजाम कितने बड़े हैं, इसका हिसाब दो। इतना बंदोबस्त होने के बावजूद भी गरीब लोगों को न्याय सस्ता और आसानी से मिलता भी या नहीं? इसी वजह से गांव खेड़ों के सभी लोगों को मिलाकर एक कहावत प्रसिद्ध हुई है। वह कहावत यह है कि सरकारी विभागों से अपना काम करवाना हो तो काम करने वाले ब्राह्मण कर्मचारियों के हाथ में अमुक तमुक दिए वगैरह वे हम जैसे गरीबों के हाथ ही नहीं लगाते। उनकी झोली में डालने के लिए घर से कुछ न कुछ साथ में ले लो, तब कहीं काम के लिए बाहर निकलो। दौड़ीराव: तात, यदि ऐसा ही होता तब तो गांव खेड़ों के तमाम शूद्र लोगों को यूरोपियन कलेक्टरों से अकेले मिलकर उनको अपनी शिकायतें क्यों नहीं बतानी चाहिए? तो ज्योतिबा राव कहते हैं, अरे, जिनको बेर की
बेर की जो गुठली होती है वो किधर होती है यह मालूम नहीं है। ऐसे डरपोक किसानों को ऐसे महान कर्मचारियों के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे होगी, और ये लोग अपनी शिकायत सही ढंग से उनके सामने क्या बता पाएंगे। ऐसी हालत में किसी लंगोट महापुरुष ने बड़ी ही हिम्मत से किसी बुटलेर की मदद से यूरोपियन कलेक्टर से अकेले मिलकर और उनके सामने खड़े होकर यह कहे कि ब्राह्मण कर्मचारियों के सामने हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, तब इतने 4 शब्द कहने की इन कलम कसाइयों को भनक भी लग गई तो समझ लो हो गया इनका काम तमाम। फिर उस अभागे आदमी के नसीब ही फूट गए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि वे लोग कलेक्टर कचहरी के अपने जाति के ब्राह्मण कर्मचारी से लेकर रेवेन्यू के या फिर जज के ब्राह्मण कर्मचारी तक सभी के सभी अंदर ही अंदर उस यवनी गायत्री की वर्दी घुमा देते हैं। फिर आधे कलम कसाई तुरंत हर तरह के दस्तावेज के साथ पुरावे लेकर वादी के गवाहदार बन जाते हैं। ये लोग उनके झगड़े में इतनी उलझन पैदा कर देते हैं कि उसमें सत्य क्या है यह पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता है। इस सत्य असत्य को खोज निकालने के लिए बड़े बड़े विद्वान यूरोपियन कलेक्टर और जो जज लोग हैं अपनी सारी अकल खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको छिपे हुए रहस्य का कुछ भी पता नहीं चलता और न ही कुछ हाथ लगता है, बल्कि वे उस शिकायत करने वाले लंगोटीधारी को यह कहने में लज्जा का अनुभव नहीं करते कि तू ही बड़ा शरारती है, और अंत में उसके हाथ में नारियल की खाली टोकरी देकर उसको फजीहत होने के लिए घर पर भेज देते होंगे कि नहीं। अंत में ब्राह्मण कर्मचारियों की इसी प्रकार की प्रवृत्ति की वजह से कई गरीब किसान शूद्रों के मन में यह बात आती होगी कि यहाँ हमारे किसी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं है। इनमें से कई लोगों ने डाकू और लुटेरों का जीवन अपनाया होगा और अपनी ही जान को तबाह किया होगा कि नहीं। इनमें से कईयों के दिलो दिमाग में असंतोष की भावना भड़क उठी होगी और फिर वे पागलपन के शिकार बन गए होंगे कि नहीं। इनमें से कईयों ने अपनी दाढ़ी मूंछें बढ़ाई होंगी और अधपगले होकर के रास्ते में जो भी कोई मिल जाए उसको अपनी शिकायत सुनाते कहते फिरते होंगे कि नहीं। तो ये हुआ महात्मा ज्योतिबा राव फूले द्वारा प्रसिद्ध लिखी हुई गुलामगिरी पुस्तक का 12वां अध्याय। अगले वीडियो में हम गुलामगिरी पुस्तक का परिच्छेद 13वां करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।